नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्ट्रेट डेफ में। आज है 20 अक्टूबर। आज परिक्रमा के इस अंक में चलिए शुरू करते हैं आज के प्रमुख रक्षा समाचार, जिसमें भारतीय नौसेना का स्वदेशी जहाज प्रक्षेपण, पुलिस स्मृति दिवस पर शहीदों को नमन, गाजा में इजरायल हमास संघर्ष का नया मोड़, अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर युद्धविराम की आशा और यूरोपीय संघ की रूस के खिलाफ नई ड्रोन रक्षा योजना पर करेंगे बात। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको आज पावन प्रकाश पर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। कल्पना कीजिए, एक ओर हिंद महासागर में नई शक्ति जागृत हो रही है, दूसरी ओर आंतरिक रक्षकों के बलिदान को याद किया जा रहा है, तीसरी ओर मध्य पूर्व का तनाव चरम पर है, चौथी ओर दक्षिण एशिया की सीमाएं शांति की ओर अग्रसर है और पांचवी ओर यूरोप अपनी पूर्वी सीमाओं पर ड्रोन युद्ध के लिए तैयार हो रहा है। ये सब मिलकर रक्षा जगत की जटिलताओं को उजागर करते हैं। चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं। सबसे पहले भारतीय नौसेना की उस उपलब्धि पर दृष्टि डालिए जो आत्मनिर्भर भारत को नई ऊंचाई दे रही है। डीडी न्यूज के अनुसार शनिवार 18 अक्टूबर 2025 को कोची शिपयार्ड लिमिटेड में एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट ASWSWC की छठी नाव बाय 528 मेगाडाला का जल प्रवेश संपन्न हुआ। ये नाव नौसेना के स्वदेशी जहाज निर्माण की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रही है। इसका जल प्रवेश समारोह नौसेना की समुद्री परंपराओं के अनुसार चला, जिसमें रेणु राजाराम ने मुख्य भूमिका निभाई और वाइस एडमिरल राजाराम स्वामीनाथन, युद्धपोत उत्पादन एवं अधिग्रहण के नियंत्रक, साथ ही नौसेना तथा शिपयार्ड के वरिष्ठ अधिकारी वहां उपस्थित रहे। मेगाडाला कोची शिपयार्ड द्वारा पुनर्तः स्वदेशी डिजाइन और निर्माण में बनी है और ये 8 ASWSWC नावों की श्रृंखला का हिस्सा है। पहली नाव अक्टूबर 2025 के अंत तक नौसेना को सौंप दी जाएगी। ये नावें क्या कमाल कर सकती हैं? कल्पना कीजिए, 3 डीजल इंजन से संचालित वाटरजेट्स के साथ ये 25 नॉट्स की गति पकड़ लेती हैं, लंबाई 77-78 मीटर तथा इनका विस्थापन 900-1500 टन है। संवेदकों में हल माउंटेड सोनार और लो फ्रीक्वेंसी वेरिएबल डेप्थ सोनार है, जो पानी के नीचे की हर हलचल को पकड़ लेते हैं। हथियारों में स्टेट ऑफ द आर्ट टॉर्पीडो, एंटी सबमरीन रॉकेट्स, NSG-30 गन तथा 12.7 mm SRCG, ये सब मिलकर अंडरवाटर डोमेन अवेयरनेस, सबमरीन हंटिंग, माइन लेइंग तथा लो इंटेंसिटी ऑपरेशंस को मजबूत बनाते हैं। 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री के साथ ये नावें हिंद महासागर में पनडुब्बी खतरों से निपटने के लिए तैयार है, साथ ही ये सर्च एंड रेस्क्यू में भी सहायक है। ये केवल नावें नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा की नई ढाल है। अब चलते हैं वहां जहां बलिदान की अमर गाथाएं गूंजती है। 21 अक्टूबर अर्थात पुलिस स्मृति दिवस। 1959 का वो काला दिन याद कीजिए, जब लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स में 10 बहादुर पुलिसकर्मी चीनी सैनिकों के घात लगाकर हमले में शहीद हो गए। तब से हर साल ये दिन पूरे देश में मनाया जाता है, उन लाखों पुलिस वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए जो कर्तव्य पथ पर प्राण न्यौछावर कर देते हैं। कल 21 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित राष्ट्रीय पुलिस स्मृति स्थल पर भव्य समारोह होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी शहीदों को माल्यार्पण करेंगे। वहां केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों CAPFS और दिल्ली पुलिस की संयुक्त परेड जोश भर देगी। रक्षा मंत्री के अलावा गृह राज्य मंत्री, पुलिस बैकग्राउंड वाले सांसद, केंद्रीय पुलिस संगठनों CPOS के प्रमुख, रिटायर्ड DGP और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी शामिल होंगे। रक्षा मंत्री समारोह को संबोधित करेंगे, पुलिसिंग की चुनौतियों और वीरता पर प्रकाश डालेंगे। ये इवेंट दूरदर्शन पर लाइव प्रसारित होगा। राष्ट्रीय पुलिस स्मृति स्थल, जो 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उद्घाटित हुआ था, ये पुलिस बलों के लिए राष्ट्रीय गर्व का प्रतीक है। केंद्र में 30 फुट ऊंचा ग्रेनाइट मोनोलिथ खड़ा है, जो ताकत, लचीलापन तथा निस्वार्थ सेवा का प्रतीक है। वॉल ऑफ वैलर पर स्वतंत्रता के बाद शहीद हुए हर पुलिसकर्मी का नाम उकेरा गया है, जो एक जीवंत स्मृति के रूप में दिखता है। संग्रहालय भारत में पुलिसिंग के इतिहास और विकास को दर्शाता है, जो सोमवार को छोड़कर हर दिन जनता के लिए खुला रहता है। वीकेंड पर CAPFS बैंड डिस्प्ले, परेड और रिट्रीट सेरेमनी सूर्यास्त से 1 घंटा पहले शुरू होती है। फिर 22 से 30 अक्टूबर तक स्मृति सप्ताह चलेगा। इसमें शहीद परिवारों का दौरा, मोटरसाइकिल रैलियां, रन फॉर मार्टर्स, रक्तदान कैंप, बच्चों के निबंध और चित्रकला प्रतियोगिताएं तथा वीडियो स्क्रीनिंग्स जो पुलिस वीरता की कहानियां दिखाएंगी। देश भर की पुलिस इकाइयां राष्ट्र की सामूहिक कृतज्ञता व्यक्त करते हुए ऐसे ही कार्यक्रम करेगी। ये केवल समारोह नहीं, बल्कि एक संदेश है कि आंतरिक सुरक्षा के ये सिपाही हमारे रक्षक हैं।
अब वैश्विक पटल पर दृष्टि डालिए, जहां शांति के प्रयास बेकार हो रहे हैं। हमने पिछले परिक्रमा एपिसोड में बताया था कि ये युद्धविराम बहुत दिनों तक चल नहीं पाएगा, और अंततः वही हुआ। रविवार 19 अक्टूबर 2025 को इजरायल ने गाजा पर हवाई हमले किए, जबकि इजरायल और हमास एक दूसरे पर अमेरिका की मध्यस्थता वाले युद्धविराम के उल्लंघन का आरोप लगा रहे हैं। इजरायली मीडिया के अनुसार वायुसेना ने गाजा के दक्षिणी हिस्से राफाह पर हमला किया, जिसे अधिकतर मीडिया ने एयर स्ट्राइक्स बताया। हमले के तुरंत बाद न तो इजरायली सेना और न ही हमास ने कोई टिप्पणी की। इजरायली सेना ने शुक्रवार को कहा था कि राफाह क्षेत्र में कुछ आतंकवादी ने सैनिकों पर गोलीबारी की, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। उसी दिन खान यूनिस में सैनिकों की ओर बढ़ते आतंकवादियों पर हमला किया गया। सेना ने कहा कि तत्काल खतरों को हटाने के लिए ऑपरेशन जारी रहेंगे। विगत कई दिनों से दोनों पक्ष युद्धविराम उल्लंघन के आरोप लगा रहे हैं। इजरायल का कहना है कि राफाह बॉर्डर क्रॉसिंग मिस्र से गाजा बंद रहेगा। यह विवाद बंधकों के शवों पर भी है। इजरायल ने हमास से सभी 28 बंधकों के शव लौटाने की मांग की, जबकि हमास ने 20 जीवित और 12 मृतकों के शव लौटाए हैं, लेकिन बाकी के लिए हमास की ओर से अभी कोई बात नहीं हो पाई है। हमलों में कम से कम 26 से 44 फिलिस्तीनी मारे गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं, और 2 इजरायली सैनिक भी शहीद हुए। हमास ने हमलों से इनकार किया, जबकि इजरायल ने येलो लाइन पार करने पर जवाबी कार्रवाई का हवाला दिया। अमेरिकी दबाव से सहायता सोमवार से फिर शुरू होगी, लेकिन तनाव बना हुआ है। ये घटना युद्धविराम की पहली बड़ी परीक्षा है, जो 10 अक्टूबर से चल रहा है। अब दक्षिण एशिया की सीमाओं पर शांति की किरण दिखी है, उसकी बात कर लेते हैं। अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान ने दोहा वार्ताओं में तत्काल युद्धविराम पर सहमति जताई, एक सप्ताह की उग्र सीमा झड़पों के बाद, जो 2021 में तालिबान की काबुल विजय के बाद सबसे भयंकर हिंसा थी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने एक्स पर रविवार को पोस्ट किया कि युद्धविराम अंतिम रूप से तय हो गया है, तथा दोनों पक्ष विस्तृत मामलों पर चर्चा करने के लिए 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में पुनः मिलेंगे। कतर की विदेश मंत्रालय, जो शनिवार की वार्ताओं में तुर्की के साथ मध्यस्थ था, ने कहा कि अनुवर्ती बैठकें युद्धविराम की स्थिरता सुनिश्चित करने तथा उसके कार्यान्वयन की पुष्टि के लिए है। ये झड़पें दर्जनों की मौत तथा सैकड़ों घायलों के साथ समाप्त हुई। वार्ताएं आसिफ तथा अफगान समकक्ष मुएजम याकूब के नेतृत्व में चली। 2600 किलोमीटर विवादित सीमा पर जमीनी लड़ाई तथा पाकिस्तानी हवाई हमले आरंभ हुए। पाकिस्तान अफगानिस्तान पर उग्रवाद फैलाने का आरोप लगाता है। तालिबान इन आरोपों से इनकार करता है तथा पाकिस्तानी सेना पर अफगानिस्तान के बारे में गलत सूचना फैलाने तथा इस्लामिक स्टेट से जुड़े उग्रवादियों को आश्रय देने का आरोप लगाता है। इस्लामाबाद इन दावों को खारिज करता है। शुक्रवार को सीमा के निकट एक आत्मघाती हमले में 7 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए तथा 13 घायल हुए। पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने शनिवार को कहा कि अफगान शासन को अफगानिस्तान में आश्रय प्राप्त प्रॉक्सी पर नियंत्रण करना चाहिए, जो पाकिस्तान में घिनौने हमले कर रहे हैं। अफगान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि युद्धविराम आरंभ होने के कुछ घंटों बाद पाकिस्तान ने हवाई हमले किए, जो नागरिकों पर केंद्रित थे, तथा काबुल ने प्रतिक्रिया का अधिकार सुरक्षित रखा, किंतु वार्ता टीम का सम्मान करते हुए संयम बरतने का निर्देश दिया। अफगानिस्तान पाकिस्तान में अगले महीने होने वाली क्रिकेट T20 त्रिकोणीय श्रृंखला से हट गया, क्योंकि पक्तिका प्रांत में सैन्य हमलों से 3 स्थानीय क्रिकेटर मारे गए। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तारार ने एक्स पर कहा कि पाकिस्तान ने सीमा क्षेत्रों में इस्लामी उग्रवादियों के सत्यापित शिविरों पर प्रहार किया तथा नागरिकों को निशाना बनाने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि युद्धविराम अवधि में उग्रवादियों ने पाकिस्तान में कई हमले आरंभ करने का प्रयास किया। अंत में यूरोप की ओर दृष्टि डालिए, जहां ड्रोन युद्ध की नई तैयारी चल रही है। डीडी न्यूज के अनुसार यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काया कलास ने कहा कि एक नया एंटी ड्रोन सिस्टम 2027 के अंत तक पूर्ण रूप से कार्यशील हो जाएगा, जो रूस के विरुद्ध रक्षा को मजबूत करने और 2030 तक संभावित संघर्ष के लिए तैयार रहने का हिस्सा है। ड्रोन पहले से ही युद्ध को फिर से परिभाषित कर रहे हैं। उक्रेन में रूस के चल रहे युद्ध और मॉस्को के यूरोपीय संघ पर हमले की आशंकाओं का हवाला देते हुए कलास ने कहा, ड्रोन रक्षा अब किसी के लिए वैकल्पिक नहीं है। यूरोपीय आयोग का डिफेंस रोडमैप पूर्वी सीमाओं को मजबूत करने तथा हवाई और अंतरिक्ष ढालों का निर्माण प्रस्तावित कर रहा है। कई यूरोपीय देशों ने रूसी हवाई क्षेत्र उल्लंघनों का सामना किया है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संघ को स्वरक्षा के लिए अधिक कार्य करने का आग्रह किया है। ये योजना उक्रेन युद्ध समाप्त होने के बाद भी रूस की पश्चिमी आक्रामकता की आशंकाओं के बीच आ रही है।
साथ ही ट्रंप की यूरोपीय सुरक्षा के प्रति लंबी अवधि की प्रतिबद्धता पर अस्पष्टता बनी हुई है। यूक्रेन युद्ध समाप्त होने पर भी खतरा गायब नहीं होगा। हमें रूस के विरुद्ध रक्षा मजबूत करनी होगी, कलास ने ब्रसल्स में पत्रकारों से कहा। युद्ध के शीघ्र समाप्त होने की संभावना कम है, लेकिन ट्रंप ने कहा कि वे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ लंबी फोन वार्ता कर रहे हैं। उसके बाद शुक्रवार को यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के साथ बातचीत करेंगे। ट्रंप ने संकेत दिया कि यदि पुतिन युद्ध समाप्त करने की ओर न बढ़ें, तो अमेरिका यूक्रेन को लंबी दूरी के टोमाहॉक मिसाइलें भेज सकता है। इस कदम को क्रेमलिन ने पहले ही उत्तेजनापूर्ण बताया है। कलास के साथ खड़े यूरोपीय डिफेंस कमिश्नर एंड्रियस कोबिलियस ने जोर दिया कि हमारा रोडमैप 2030 तक रक्षा तत्परता प्राप्त करने के प्रमुख माइलस्टोन्स दिखाता है, ताकि रूसी आक्रामकता को रोका जा सके, युद्ध रोका जा सके और शांति बनी रहे। पुतिन ने बार बार मॉस्को के यूरोपीय संघ के प्रति आक्रामक योजनाओं से इनकार किया है। जून में उन्होंने कहा कि रूस के यूरोप, नाटो देशों पर हमला करने की मिथ्या की यह अविश्वसनीय झूठ बकवास है। यूरोपीय आयोग ने कहा कि 27 सदस्यीय ये संघ 2030 तक किसी भी संकट, उच्च तीव्रता संघर्ष सहित का जवाब देने के लिए तैयार रहेगा। कई यूरोपीय देश नाटो के सदस्य भी हैं और इसके प्रमुख मार्क रुट्टे ने कहा कि वे पूर्वी फ्लैंक पर सदस्य राज्यों को हवाई खतरे से बचाने के लिए एक साथ काम कर रहे हैं। यूरोपीय संघ ने जोर दिया कि उसके फ्लैगशिप प्रोजेक्ट नाटो के साथ घनिष्ठ समन्वय में विकसित होंगे तथा पश्चिमी रक्षा गठबंधन के कार्य को दोहराएंगे नहीं। इसकी कुल लागत का अनुमान नहीं दिया गया, लेकिन कोबिलियस ने कहा, हम यहां सैकड़ों अरबों की बात नहीं कर रहे। दोस्तों, मैगडाला जैसी नावें समुद्री खतरों से रक्षा करती हैं, पुलिस शहीद आंतरिक शांति के पहरेदार तो हैं ही। जहां गाजा का संघर्ष वैश्विक स्थिरता की चेतावनी दे रहा है, वहीं अफगानिस्तान और पाकिस्तान में युद्धविराम क्षेत्रीय शांति की आशा जगाता है तथा यूरोप की ड्रोन पहल रूस के विरुद्ध नई रणनीति दर्शाती रखती है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल स्ट्रेटेड सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले परिक्रमा के एपिसोड में। नमस्कार।